लेकिन शुरुआत बालोतरा के सिणधरी से आ रही एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मेगा हाईवे पर यह बड़ा सड़क हादसा बालोतरा में हुआ है। बोलेरो और ऑल्टो कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। हादसे में 9 लोग कुल मिलाकर घायल भी हुए हैं। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी सड़क दुर्घटना जिसमें 5 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके हैं। बालोतरा के सिणधरी में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में न सिर्फ 5 लोगों की जान गई है बल्कि 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सीधा आमने सामने की टक्कर। प्रेमदान देथा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, घायलों की हालत कैसी है जिन्हें रेफर किया है आगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्दनाक हादसे के अंदर 5 की अभी तक की मृत्यु की सूचना आ रही है। उसके साथ ही 9 लोग घायल हैं। घायलों में 2 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। बाकी अन्य घायलों को बालोतरा रेफर किया गया है। घटना की जानकारी के बाद में पुलिस के अधिकारी जो है, पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों को बेहतर इलाज कैसे मिले उसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और हॉस्पिटल में आदेशित किया गया है ताकि वहां पर घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। बता रहा हूं कि पायला के पास में ये जो हादसा हुआ है, एक ही परिवार के जो मृतक परिवार है वो एक ही परिवार के हैं, जो कि किसी काम से सिणधरी आए थे और वहां खरीदारी के बाद में वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दरमियान ये दर्दनाक हादसा पेश आया है और बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो पायला के ही निवासी है और वहीं कादानाडी के ये जो निवासी है जो बोलेरो में सवार होकर के आ रहे थे। टक्कर आमने सामने की हुई है, झपकी लग गई या कोई लापरवाही है, तेज रफ्तार से थे, कुछ पता चल पाया? देखिए, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को अभी सबसे पहली प्राथमिकता है घायलों को इलाज मिले। उसके बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या रही है। हो सकता है कि आमने सामने की भिड़ंत में या कोई पशु को बचाने की भी कई बार स्थितियां होती है और अपने आप में ये भी हो सकता है कि किसी को झपकी लगी हो ड्राइवर को, जिसकी वजह से भी इस तरीके का हादसा हो सकता है। तो जांच का विषय है और जांच होने के बाद में ये चीजें सामने आएगी कि आखिर इस तरीके के हादसे के पीछे वजह क्या, क्योंकि बहुत चौड़ी रोड है, हाईवे है और इसके ऊपर जब आमने सामने की गाड़ियों में टक्कर होती है तो अपने आप में सोचने वाला विषय जरूर होता है। प्रेमदान फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब अलवर की बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर अग्रसेन चौराहे के पास 3 युवकों ने हवाई फायरिंग की है। स्कूटी सवार युवती का बैग ये बदमाश छीनना चाह रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मौके पर मौजूद 2 लोगों को छर्रे भी लगे हैं। फायरिंग के बाद मौके पर फिलहाल लोगों की भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इकट्ठा हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। पुलिस सेठी अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है ताकि उन बदमाशों का चेहरा, उन बदमाशों की हुलिया पता लग सके, उनकी कुछ पहचान हो सके, वाहन के बारे में जानकारी लग सके, घटनाक्रम कैसे हुआ ये जानकारी लग सके। लेकिन लोगों में काफी इस बात को लेकर नाराजगी कि जिस तरीके से बीच सड़क पर ये वारदात 3 बदमाशों की तरफ से अंजाम दी गई। अग्रसेन चौराहे के पास की घटना है अलवर में, जहां पर स्कूटी पर सवार युवती का बैग छीनना ये चाह रहे थे। नितिन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हौसले कितने बुलंद नितिन, बिल्कुल दिन दहाड़े ही कहा जाए एक तरह से बीच सड़क पर और रिहायशी इलाके में युवती के साथ ऐसी हरकत की गई। कुछ पहचान हो पाई, कौन है बदमाश, कैसे भागे वो? जी, ये जो मामला है एनईबी थाना क्षेत्र का मामला है। ये जो अग्रसेन से दाऊदपुर की तरफ रोड जा रहा है, सिटी हॉस्पिटल के सामने एक महिला है वो स्कूटी पे आ रही थी। उसके जो बैग है वो नीचे सड़क पे गिर गया। जैसे ही वो उठाने लगी तो पीछे से जो युवक है वो 3 युवक गाड़ी पे आए बाइक पर और आते के साथ ही उन्होंने उसके बैग को उठाने का प्रयास किया और जैसे ही उसने विरोध किया तो जो महिला है, जो युवती है, उसको उन्होंने जो है कट्टा दिखाया और उसके बाद वो घबरा गई और जब खबर आ गई तो वहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनको पकड़ने का प्रयास किया तो वहां पर जो है दोनों जो 3 युवक जो आए थे उन्होंने जो है कट्टे से फायरिंग की। हवाई फायरिंग में जो है करीब 1-2 लोगों को छर्रे भी लगे हैं और इस मामले की सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जी नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। दिल्ली में चुनाव का प्रचार शोर थम गया है और वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लेकिन अंतिम दिन का चुनावी माहौल ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 रोड शो कर डाले। रैलियां और रोड शो मिलाकर आम आदमी पार्टी की संख्या 9 तक पहुंच गई और कांग्रेस के भी कई धुरंधर चुनावी रण के अंतिम प्रचार में उतरे। हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लग गई। शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़े मियां
छोटे मियां का तमगा दे दिया। इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वार पलटवार की झड़ी लग गई। एक छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई। दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, छला है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। झूठ है कि दिल्ली के अंदर कोई टक्कर है। पूरा एक तरफा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 65 से ऊपर सीटें इस बार आ रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ईवीएम का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। इस बीच छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा वार किया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। और आज एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे की जोरदार तरीके से एंट्री भी हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों का यह 114 पेज का रिपोर्ट है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मुद्दों की जंग में कौन भारी पड़ रहा है। यमुना नदी के पानी में जहर वाले आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। केजरीवाल के एक दावे ने उन्हें सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी उन पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी जहां उनके आरोपों को झूठ बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने उन्हें जुमलेबाज का तमगा देने से पीछे नहीं हटी। इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले एक दशक से दिल्ली का अधूरा ख्वाब है यमुना की सफाई, जिसको लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने मोर्चा खोल रखा है। कोई यमुना पर पतवार थामे उसकी सच्चाई को दिल्ली वालों को दिखा रहा है, तो कोई दूसरे राज्य में बैठे यमुना की पवित्रता को समझा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर हमलावर हैं। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली वालों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और मुद्दों से भटकाने को लेकर घेरा। 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। यह इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है, उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है। हर सियासी दल इस दंगल में अपने मास्टर स्ट्रोक से राजधानी पर राज करना चाहता है। यमुना का मुद्दा सियासी हो चला है और यमुना में जहर घोलने वाला केजरीवाल का आरोप उन पर ही उलट पड़ रहा है, जिसके बाद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो केजरीवाल को झूठ बोलने वाली मशीन बता दिया। ये केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन है। क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला था कि नहीं बोले थे? बोला था कि नहीं बोले थे? तो जमुना साफ हुए? जमुना साफ हुए? ये थोड़ा कानून मुझे ताकत दे देते थे ना, नामांकन देने का पहले केजरीवाल को जमुना में डुबकी लगा देता था मैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हो या फिर मोदी, दोनों ही झूठ बोलते हैं। विकास की सच्ची परिभाषा कांग्रेस दिखाएगी। केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि जो पानी हरियाणा से आती है उसमें जहर मिलाया गया है और वो होना बोल के किए हैं बोल के वो बोलते हैं। ये सब झूठ है बोल के मोदी के लोग बोलते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपने तो 15 साल उनको चांस दिया। हमारे कैंडिडेट को एक बार दो। अब देखो इस मोहल्ले की हालत क्या होगी, लोगों के लिए क्या काम करेंगे, ये हम दिखा देंगे। सियासी इस दौर में आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक दूसरे पर हमला करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। पर इस शहमात के खेल में यमुना अपनी पवित्रता के लिए व्याकुल है और दिल्ली वाले स्वच्छ पानी को। लोकसभा में सोमवार सुबह जैसे ही बजट सत्र एक बार फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष ने पिछले हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की। स्पीकर ने विपक्षी नेताओं के व्यवहार की निंदा की। इस रिपोर्ट में देखते हैं सदन की कार्यवाही के बारे में। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल ने वॉकआउट के बाद कहा, ये घटना प्रशासन के कुप्रबंधन की वजह से हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं, परिवारों को शव नहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने यहाँ नोटिस दिए हैं लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, मैंने ये गलत है तो आप बताइए। जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं। सही, जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ हादसे को लेकर बेतुका बयान दिया और कहा कि इस वक्त सबसे दूषित पानी कुंभ का है, क्योंकि भगदड़ के बाद लोगों के शव गंगा में बहाए गए। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। वहीं विपक्ष के हमलों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र की बू आ रही है। राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है।
कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। बता दें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान भी संपन्न हो गया है। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ में सीएम योगी कल करीब 5 घंटे रहेंगे। सीएम योगी कल महाकुंभ में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे और 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ में आने वाले हैं और महाकुंभ की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अपडेट लेंगे। कल जब वो पहुंचेंगे, महाकुंभ की व्यवस्था और सनातन पर सवाल उठाने के बाद साधु संतों ने इस बीच विपक्ष पर निशाना साधा है। खासतौर पर अखिलेश को साधु संतों ने कड़ी चेतावनी दे दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी का प्रयागराज का दौरा करीब 5 घंटे से भी ज्यादा का हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को 11 बजे प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी बमरौली एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अरेल के डीपीएस हेलीपैड आएंगे, जहां से वो निषाद राज क्रूज के जरिए संगम तट पर आएंगे। यहां पर गंगा पूजन और आरती करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर नेत्र कुंभ जाएंगे। इस बार जो नेत्र कुंभ लगा है उसमें 5 लाख लोगों को निःशुल्क उनके इलाज का इंतजाम किया गया है। यह लक्ष्य रखा गया है। 3 लाख लोगों को निःशुल्क चश्मे दिए जाएंगे, जबकि 50,000 लोगों को निःशुल्क ऑपरेशन का इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में करीब 5 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। वह कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार से प्रयागराज पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को परखेंगे। बीजेपी का कहना है कि महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में हर सनातनी को आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, सब लोगों का उत्साह जबरदस्त है। ये भीड़ बता रही है कि हर आदमी महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। प्रधानमंत्री जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, हर आदमी की ललक अब कुंभ में स्नान करने की है। विदेशियों में खासतौर से जो गैर हिंदू लोगों में भी कुंभ के प्रति बढ़ता आरक्षण उसकी दिव्यता और भव्यता को अपने आप सिद्ध करता है। और ये कुंभ की परंपरा कोई नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। महाकुंभ में भगदड़ पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ हादसे की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर विपक्ष शर्मसार हो जाएगा। देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने महाकुंभ की तैयारियों को अद्भुत और अलौकिक बताया। उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल खड़े करने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये साधु संतों का महाकुंभ है, ये राजनेताओं और सेलिब्रिटी का कुंभ नहीं है। दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन देखकर अखिलेश बौखला गए हैं और बेवजह सनातन धर्म पर बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सुंदर कुंभ चल रहा है। इससे हताश और निराश होकर
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेशुद्दीन साहब फ्रस्ट्रेट हो गए, इसके नाते बयानबाजी करते हैं। क्या संदेश उनको अखिलेश जी को देंगे? अखिलेश यादव को सिर्फ एक ही संदेश है, सनातन पे टिप्पणी करना बंद कर दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। साल 2019 में कुंभ की समाप्ति पर भी पीएम मोदी आए थे और तब उन्होंने पावन संगम में डुबकी लगाई थी। इसी तरह इस बार भी महाकुंभ के श्री गणेश के लिए प्रधानमंत्री आए थे और अब तीनों अमृत स्नान पर्व के संपन्न होने पर वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने आ रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। मिल्कीपुर उपचुनाव में जहां कल मुख्यमंत्री योगी ने प्रचार कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था, वहीं मिल्कीपुर की महाभारत में आज अखिलेश यादव ने ताल ठोकी और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ और बीजेपी ने प्रशासन की मदद नहीं ली तो एसपी मिल्कीपुर में जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। मिल्कीपुर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है। मिल्कीपुर के रिजल्ट को लेकर कुछ लोग टेंशन में हैं, इसीलिए यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं। न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा उसका भी परिणाम और उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी से ही अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि जो हार अखिलेश जी को पहले दिख रही है, जो जनता का मूड दिख रहा है, इसलिए वो पहले से ही कभी ईवीएम को दोषी बताते हैं, कभी अधिकारियों को दोषी बताते हैं। लोकतंत्र में प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष चुनाव कराना जिम्मेदारी होती है। अब इसमें हमारी सरकार के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अखिलेश जी को कैसे पहले पता कि अधिकारी उसमें गड़बड़ करने वाले हैं? अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। अखिलेश जी पहले भी उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ, जिसमें वो कहते थे कि 2027 का सेमीफाइनल है, और 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 सीटों पर भी उनके मार्जिन को